सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए सभी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत बधाई और मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक प्लाटून कमांडर की जो 1015 पदों पे जो भर्ती निकाली है, उसकी वैकेंसी को लेकर मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप सबके सामने लेकर आया हूँ कि क्या-क्या इसके अंदर कितने पद हैं और कौन-कौन से कैडर में इन्होंने क्या-क्या पद रखे हुए हैं। इसलिए क्या-क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या योग्यताएँ हैं, फॉर्म आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक-एक चीज़ आप सभी को अच्छी तरीके से ओपन करके समझाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी की तरफ से जो जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसके अंदर सभी डिटेल्स दी हुई है। डेट देख लीजिए आप 17/7/2025 यानी आज की ही डेट में ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ठीक है? तो साथियों इसके अंदर इन्होंने जो आवेदन मांगे हैं वो मांगे हैं उप निरीक्षक ऑब्लिक प्लाटून कमांडर। ठीक है? इसके कुल 1015 पदों पे यानी 1015 पदों की जो वैकेंसीज़ हैं वो इन्होंने यहाँ पे जारी की है। ठीक है? अब इसके अंदर इन्होंने किस-किस तरीके से इन सभी पदों को अलग-अलग कैडर के अंदर डिवाइड किया है, वो आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले इन्होंने उप निरीक्षक एपी यानी आर्म्ड पुलिस, जो भी आपके थानों की जो पुलिस होती है, ठीक है? सिविल पुलिस जिसको हम अक्सर कहते हैं, उसके 896 पद है। साथियों, सबसे अधिक पद ये हैं अपने पास में एपी के, 896 पद, ठीक है? इसके बाद आता है उप निरीक्षक एपी सहरिया, ठीक है? सहरिया क्षेत्र के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, वो है 4, ठीक है? इसके अलावा उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के लिए, जो टीएसपी एरिया है उसके लिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं, वो है 25 पद, ठीक है? ये सिर्फ़ टीएसपी के क्षेत्र के जो पद हैं, उन्हीं में रिज़र्व रही। इसके बाद हम बात करते हैं उप निरीक्षक आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर कितने पोस्ट हैं? 26 पोस्ट हैं, ठीक है? ये ऑल ओवर राजस्थान के लिए वैलिड है ये। तो आईबी के लिए इनमें 26 पोस्ट इन्होंने रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर यानी आरएसी राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी के अंदर जो सब इंस्पेक्टर्स जिनकी रैंक पीछे होती है या फिर जिन्होंने अपनी चॉइस दी होती है प्लाटून एज ए प्लाटून कमांडर पोस्टिंग की, तो उसकी जो सीट्स हैं वो है 64 यानी ऑल ओवर जो पीसी यानी जिसे हम प्लाटून कमांडर कहते हैं उसकी जो सीट्स हैं वो है 64। तो साथियों इस तरीके से टोटल 1015 सीट्स इन्होंने दी है। 1015 सीट्स की वैकेंसीज हैं जिनके ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने एक विशेष नोट दिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है? उन्हें और जो भी नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है? वो अपनी प्राथमिकता यानी अपनी जो चॉइस है, अपनी प्रायोरिटी है, वो प्रेफ़रेंस जो है, वो ऑनलाइन फॉर्म में उन्हें भरनी है। यानी उन्हें प्रेफ़रेंस देनी है कि वो पहले टीएसपी के क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे कौन से पद के लिए, थर्ड नंबर पे कौन से पद के लिए। इस तरीके से अलग-अलग उन्हें टीएसपी और नॉन टीएसपी भी मेंशन करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है? जो भी उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि कोई भी जो अभ्यर्थी है, वो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो स्पेशल रूप से उसी क्षेत्र को प्राथमिकता दें। यानी कोई भी अगर कैंडिडेट्स हैं, जो टीएसपी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? और वो चाहते हैं कि हमें हमारे आस-पास के टीएसपी एरिया के अंदर ही पोस्टिंग मिले, तो वो आवश्यक रूप से इसको प्राथमिकता दें टीएसपी एरिया को, ठीक है? इसके अलावा सभी अभ्यर्थी उपरोक्त तीनों शाखाओं, ये 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ कह सकते हैं या फिर कैडर कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है? 3 कैडर हैं, इनके अंदर एक हो गया अपनी आपकी जो सिविल पुलिस है, ठीक है? जो एपी जिसको हम कहते हैं आर्म्ड पुलिस। इसके अलावा एक आईबी है, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, एपी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है और इसके अलावा एक आरएसी है, जिसके अंदर प्लाटून कमांडर की पोस्ट होती है, ठीक है? तो इन सभी 3 पोस्ट्स का आपको भी अलग-अलग प्राथमिकता देनी है। साथियों, अक्सर क्या होता है कि एक चीज़ आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, अक्सर गलती क्या करते हैं हम फॉर्म अप्लाई करते वक़्त अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एपी क्या है, आईबी क्या है और आरएसी क्या है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कभी-कभी
प्रायोरिटी अपनी उल्टी-सीधी दे देते हैं, जिसके कारण उनकी रैंक अच्छी होने के बावजूद भी उनको जो उन्होंने प्रायोरिटी दी है, पहले वो ही उनको प्रायोरिटी की तरह से वो जो पोस्टिंग है, वो उसी पोस्ट पे उनको मिल जाती है। मेरे साथ में कई ऐसे साथी हैं, जिन्होंने ये गलती करी थी कि उन्होंने जो अपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस वक़्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने गलती से सबसे पहले आरएसी भर दिया, तो उनको अभी आरएसी अलॉट हो गई, ठीक है? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब साथियों हम बात करते हैं कि इसकी जो अ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या-क्या है? अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ क्या-क्या हैं? ठीक है? तो इसके लिए देखिए साथियों सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी आपने कोई भी यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा हो कोई भी, ठीक है? ग्रेजुएशन आपकी बहुत ज़रूरी है, स्नातक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है? तो आपका स्नातक होना ज़रूरी है, कोई भी हो सकता है, वो बीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीबीए, बीसीए, ठीक है? जो भी आप जिसमें भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, वो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी और जो हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, देवनागरी लिपि जिसको हम कहते हैं, तो हिंदी की आपको लिखित में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है? कई लोग इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इसको वर्किंग नॉलेज से मतलब ये है कि हिंदी में टाइपिंग भी करवाएगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आपको वर्किंग नॉलेज यानी अगर आप आगे चल के सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपको कई सारे फाइल वर्क्स करने होते हैं, कई सारे पेपर वर्क्स आपको करने पड़ते हैं, कई लीगल काम आपको करने पड़ते हैं लिखित में, तो इसलिए आपकी हिंदी अच्छी होना ज़रूरी है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी मेंशन किया साथ में कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज वगैरह सही होने पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, ठीक है? अगर किसी भी अभ्यर्थी ने ऐसा है जो अब उस फॉर्म भरते वक़्त वो एलिजिबल नहीं है लेकिन उसने भर दिया है, ठीक है? तो उसको विथड्रॉल करने का विकल्प भी मिलेगा कि गलती से अगर आपने भर दिया है फॉर्म तो आप उसको विथड्रॉ कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है और फिर भी आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप उसको वापस विथड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है? इसके साथ ही इन्होंने एक स्पेशल मेंशन किया है कि आपने अगर कोई असत्य यानी कोई फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी आपने, गलत सूचना अगर आपने दी, उसके आधार पर अगर आपने आवेदन कर दिया और आपने अगर अभी आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपने अ आवेदन कर दिया और उस आवेदन को आपने विथड्रॉ नहीं किया अगर समय रहते, तो आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, बाद में जो भी प्रोसेस रहेंगी, उन सभी प्रोसेस के बाद में अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जब जाँच की जाएगी, आपके का डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब चेक किए जाएँगे, आपका इंटरव्यू वगैरह जब होगा, तब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उस वक़्त अगर आपकी जो अपात्रता है वो पाई जाती है अगर, तो आपको आपका जो आवेदन है उसको निरस्त करते हुए आगामी 3 साल तक की अवधि के लिए, ठीक है? 3 साल आने वाले 3 साल तक आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे अगर आपने गलत तरीके से कोई भी फ़ॉर्म अप्लाई किया है और उसको विथड्रॉ नहीं किया समय रहते। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के वक़्त अगर आपकी ये चीज़ पकड़ में आती है, तो फिर आपको अगले आने वाले 3 साल तक के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। कोई-सी भी भर्ती परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएँगे, ना ही सिर्फ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात नहीं है, किसी भी भर्ती परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएँगे। इसके साथ ही इन्होंने शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान अब कई लोग पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट आने वाला है या फिर सर इस बार मैं फाइनल ईयर में एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्म? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं यानी अंडर ग्रेजुएट यूजी यानी स्नातक की जो परीक्षा है उसके अंतिम वर्ष में जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं, वो उन्होंने उन्हें उन वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूरी करनी होगी कब तक के लिए? जब तक कि साक्षात्कार से पूर्व यानी इंटरव्यू यानी जो इसकी 3rd स्टेज होती है, इसमें पहले होगा रिटन, ठीक है? आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें जो क्वालीफ़ाई करेंगे उनका फिर फिज़िकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और फिज़िकल एग्ज़ाम में जो क्वालीफ़ाई करेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है? जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू 3rd स्टेज है, तो इंटरव्यू में जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा आपका, उस वक़्त तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे आप जॉइनिंग के लिए, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इसका ग्रेड पे कितना है, ठीक है? तो इसको पे मैट्रिक्स लेवल
L11 के अंदर लिया गया है और ग्रेड पे 4200, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की ये जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर है वो 4200 ग्रेड पे अपॉइंट होता है और इसका जो लेवल है वो L11 होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोविज़न जो कर रखा है राजस्थान गवर्नमेंट का होता है प्रोविज़न, वो ये है कि परिवीक्षा काल में, यानी आपका जो 2 साल का जो प्रोबेशन होता है, ठीक है? प्रोबेशन जो होता है 2 साल का जिसमें आप कन्फर्म्ड एम्प्लॉयी नहीं होते हैं, ठीक है? तो उस प्रोबेशन काल के अंदर आपको जो फिक्स पेमेंट है वो दिया जाएगा, जो कि 24,500 रुपए अभी फिक्स किया गया है। तो ये जो है 24,500 रुपए ये आपको हर महीने के महीने सैलरी एज़ अ सैलरी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे किसी भी तरीके के। हाँ, अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं राजस्थान में, अगर आप आपको चॉइस होती है आपके पास में कि आप प्रेज़ेंट में जो सैलरी उठा रहे हैं राजस्थान स किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए राजस्थान में, तो उस जो आपने सैलरी उठा रहे हैं, उस सैलरी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आपके 2 साल पूरे हो जाएँगे, तो 2 साल पूरे होने पे जो सब इंस्पेक्टर को जो सैलरी मिलती है, आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। भले ही चाहे आप पहले ही बहुत ज़्यादा आपको सैलरी सब इंस्पेक्टर की सैलरी से बहुत ज़्यादा रही हो पहले, लेकिन जैसे ही आप कन्फर्म्ड होते हैं, 2 साल बाद आपका प्रोबेशन पूरा होता है, उसके बाद में आपको वही सैलरी मिलेगी जो बाकी सब इंस्पेक्टर्स को मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऐज का क्राइटेरिया, ठीक है? कइयों का सवाल होता है कि सर इसकी ऐज कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? ठीक है? तो इन्होंने लिखा है कि दिनांक 1/1/2026 यानी अभी 2025 चल रहा है, 1 जनवरी 2026 को मिनिमम 20 साल तो आपने पूरे कर लिए होने चाहिए और अधिकतम 25 साल, ठीक है? मैक्सिमम आपको 25 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस अब बात करते हैं कि इसके अलावा कोई छूट वगैरह जो मिलने वाली है, उसके बारे में हम अभी नीचे बात करेंगे बाद में, ठीक है? अब साथियों एक सवाल स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है कि सर लास्ट वैकेंसी जो थी 2021 में आई थी, उसके बाद में अब 2025 के अंदर वैकेंसी आई है, लेकिन हम अब एलिजिबल नहीं है, हम अब ओवर एज हो गए हैं, तो हमारे लिए क्या प्रावधान है? तो साथियों जो भी स्टूडेंट्स ओवर एज हो गए हैं, 1/1/2026 को जो ओवर एज हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स को भी 3 साल की छूट मिली है, ठीक है? 3 साल की जो एक्स्ट्रा छूट है, वो दी गई है इनको, ठीक है? जो भी 2021 लास्ट टाइम 2021 में वैकेंसी आई थी, इसके बाद में अभी 2025 में वैकेंसी आई थी, तो उनको 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है? तो जो भी 1/1/2026 को 25 साल से ऊपर के हो गए हैं, उनको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाइज़ किस तरीके से छूट दी गई है, अलग-अलग जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर। तो राजस्थान राज्य के जो एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास, अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग यानी जो भी है आपके मोर बैकवर्ड क्लास है, वो या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ठीक है? जो ईडब्ल्यूएस है। तो देखिए आप एससी हो गया है, एसटी हो गया, इसके अलावा बैकवर्ड क्लास हो गया, इसके अलावा मोर बैकवर्ड क्लास हो गया और इसके अलावा एक एक क्या बचा हमारे पास? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस। इन 4-5 कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 5 साल की एज में 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? ये उस छूट के अलावा है, जो छूट अभी इन्होंने दी है वो 3 साल की जो छूट इन्होंने दी है वो सभी के लिए लागू है और ये जो छूट है 5 साल की ये कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से है। इसी तरीके से राजस्थान की अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस की जो महिला कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको अधिकतम आयु के अंदर 10 साल की छूट दी गई है, ठीक है? और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी की जो महिला है, ठीक है? जनरल कैटेगरी की जो महिला है फीमेल, उसे 5 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में, यानी ऊपर की जो एज लिमिट है उसके अंदर उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को, ठीक है? जो एक्स सर्विसमैन है, जो किसी अपने भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय थल सेना या जल सेना, इनमें से जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? उनको या फिर अर्थात जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके लिए अधिकतम आयु 40 साल होगी, 40 साल तक वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो राजस्थान राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी, ठीक है? कोई भी पहले से कर्मचारी कार्य कर रहा है राजस्थान के किसी भी उपक्रम में, वो तथा कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है,
ठीक है। जो भी कोई डिपेंडेंट पर्सन्स हैं, उनको 3 साल की छूट दी गई है। इसी तरीके से और कैटेगरीज़ हैं, इनके बारे में आप इस नोटिफ़िकेशन में आसानी से पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। तो साथियों, अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ आई हैं, ये जो भर्ती परीक्षा है, ये किन-किन चरणों में आयोजित होगी, ठीक है? इसकी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, वो क्या रहेगा, ठीक है? तो जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो सिलेक्शन रहेगा, वो रिटन टेस्ट होगा, पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, ठीक है? जिसको हम पीईटी बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक रिटन एग्ज़ाम होगा शुरू में। रिटन एग्ज़ाम में जो क्वालीफाई करेंगे उनका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और इसमें जो क्वालीफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू होगा उनका, इंटरव्यू के माध्यम से उनका फिर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है? तो अगर आवश्यकता होती है, इन्होंने और चीज़ लिखी है कि अगर आवश्यकता होगी तो आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या फिर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइज़ेशन सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ये जो नॉर्मलाइज़ेशन है, ये साथियों जब 1 से अधिक शिफ्टों के अंदर अगर एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 2 दिन तक एग्ज़ाम चले और 4 शिफ्ट्स में अलग-अलग एग्ज़ाम्स चलें, तो चारों शिफ्ट्स का जो रिज़ल्ट जब ये डिक्लेयर करेंगे, तो उस रिज़ल्ट के अंदर ये जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, वो नॉर्मलाइज़ेशन के थ्रू डिसाइड करेंगे। ऐसी नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाएँगे जिसके अंदर सभी शिफ्ट्स के अंदर पेपर्स का जो लेवल चाहे हार्ड रहा हो, चाहे ईज़ी रहा हो, उसके अकॉर्डिंग फिर नॉर्मलाइज़ेशन करके कट ऑफ डिसाइड करेंगे। इसके बाद इन्होंने बात की है कि आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या फिर नियुक्ति प्राधिकारी जो भी होगा, उसको अनुशंसित कर दिए जाएँगे। यानी आरपीएससी सभी का सिलेक्शन करके फिर राज्य सरकार को लेटर भेज देगी कि ये लोग सेलेक्ट किए हैं हमने, ठीक है? अनुशंसा कर देंगे आपके नाम की। जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। साथियों, इससे क्या मतलब हुआ कि आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 3 चरणों में होंगे। पहले रिटन होगा, उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी, वो सिर्फ़ रिटन प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के जो टोटल मार्क्स आएँगे, यानी 400 का आपका, अभी मार्क्स के बारे में बात करेंगे हम नीचे, लेकिन जनरली 400 का पेपर होता है और ₹50 मार्क्स का जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो ऐसे करके 450 नंबर्स के आपके टोटल मार्क्स होते हैं जिनके अंदर आपकी रैंक डिसाइड की जाती है। तो इस तरीके से साथियों 450 नंबर में से आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाएगी। जितने भी आपके मार्क्स होंगे 450 में से, उसके अकॉर्डिंग आप सभी की मेरिट डिसाइड की जाएगी और मेरिट के क्रम में ही वो लिस्ट तैयार करके राजस्थान सरकार को या फिर जो भी आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, उसको वो आरपीएससी की तरफ से भेज दी जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम है, वो किस तरीके से होगा, यानी सिलेबस क्या होगा और स्कीम क्या होगी, ठीक है? तो ये जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ रूप में या तो ऑफलाइन ली जाएगी या फिर ऑनलाइन ली जाएगी, जैसा भी आयोग को सूटेबल लगेगा वो उसी मोड के अंदर एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है? और सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, वो आरपीएससी की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, जो कि विज्ञप्ति जारी होने के कुछ दिनों के भीतर ही ये लोग जारी कर देते हैं, ठीक है? और अब आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कौन-सी है और लास्ट डेट कौन-सी है आवेदन करने की, फॉर्म फिल करने की? तो 10 अगस्त 2025 से फॉर्म अप्लाई करना शुरू होंगे और 8 सितंबर 2025 की रात 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? आवेदन करने के लिए आपको जो भी आयोग की वेबसाइट है आरपीएससी की, rpsc.rajasthan.gov.in, इस पर आपको जाना है और जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है? दिशा निर्देश जो दे रखे हैं फॉर्म अप्लाई करने को लेकर, वो सब आपको पढ़ लेना है वहाँ से। वहीं पर आपको विस्तृत विज्ञापन, यानी ये जो नोटिफ़िकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोटिफ़िकेशन वहीं पे अवेलेबल है, ठीक है? तो वहाँ पर आप जाके पहले इन सब चीज़ों को देख लीजिए, वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो इस पीडीएफ में विस्तृत तरीके से दे रखी है, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताएँगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, आपको एक नए वीडियो के अंदर इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं जो भी पेपर्स होंगे, यानी रिटन जो एग्ज़ाम होगा, उसमें कितने पेपर होंगे
और कौन सा पेपर कितने टाइम का होगा और उसमें कितने मार्क्स का होगा पेपर। तो सबसे पहला जो पेपर होगा वो जनरल हिंदी का होगा। पेपर 1 जो होगा वो आपका होगा जनरल हिंदी का। इसका जो टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी और टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का होगा, जीके एंड जीएस का होगा। ये भी 2 घंटे का रहेगा और आपके 200 मार्क्स का रहेगा। तो साथियों इस तरीके से टोटल 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर होंगे 400 मार्क्स के होंगे मिलाकर। तो आपकी जो रिटर्न के बाद में जो रिजल्ट जारी किया जाएगा और कट ऑफ जो आपकी डिक्लेयर की जाएगी वो कट ऑफ 400 मार्क्स के हिसाब से जो भी आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। इसके बाद में एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जो कैंडिडेट्स 36% मार्क्स हर पेपर में लाने हैं, यानी आपको दोनों पेपर में अलग अलग इंडिविजुअल 36% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। 36% मार्क्स तो दोनों में इंडिविजुअल अलग अलग तो लाने ही हैं। इसके अलावा दोनों पेपर्स में मिला के आपकी जो परसेंटेज है वो 40% से कम नहीं होने चाहिए आपके मार्क्स, ठीक है। एक क्राइटेरिया और होता है इसके अंदर जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पेपर में अगर आपके 36% से कम है तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो स्वतः ही आपका जो है वो एक तरीके से आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप स्वतः ही फेल हो जाएंगे उस पेपर में, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ये भी एक क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है कि मैक्सिमम 5 नंबर तक अप टू 5 मार्क्स का है वो जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अप टू 5 मार्क्स तक उनको रिलैक्सेशन यानी उनको जो छूट है वो दी जाएगी 5 नंबर्स की। यानी कट ऑफ के अंदर अगर किसी के 2 4 5 नंबर तक अगर किसी के कम रहते हैं तो उसको एलिजिबल मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं इनमें जो कैंडिडेट्स पास होंगे। साथियों ये जो 40% है क्राइटेरिया ये आपको डिसाइड नहीं करता है कि आप पास हो जाएंगे। 40% तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या था, कितने कैंडिडेट्स बैठे थे, कई क्राइटेरिया होते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ 40% लाना ही आपको ये डिसाइड नहीं होता कि भाई आप क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी दौड़ के लिए जो भी आपका है उसके लिए आप पास हो जाएंगे, ये कंफर्म नहीं होता है, सिर्फ 40% लाना ही, ठीक है। तो इसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे रिटर्न एग्जाम जो पास करेंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा जो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसमें अलग अलग इवेंट्स होंगे, ठीक है। उन इवेंट्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स करवाए जाएंगे। तो 100 नंबर का वो रहेगा जिसके अंदर जो मिनिमम 50% मार्क्स लाएंगे, यानी कम से कम 50% तो आपको लाने ही पड़ेंगे उसके अंदर पास होने के लिए, ठीक है। और ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही है, ठीक है। सिर्फ आप ये इसके जो फाइनल जो मार्क्स बनेंगे आपके ज्वाइनिंग के लिए उसमें ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। चाहे आप 100 में से 100 लाइए, चाहे 100 में से 55 65 जो भी आप लाना चाहें 50% से ज़्यादा वो आए तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने में मदद करेंगे। उसके बाद में इन मार्क्स का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एग्जाम इन दोनों के मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर फ्रेश एक और कट ऑफ निकलेगी। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो जिनके भी मार्क्स रहेंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो इंटरव्यू है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं, इंटरव्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। वो रहेगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि जो रिटन टेस्ट है और जो इंटरव्यू है इन दोनों के जो मार्क्स हैं वो मिलाकर फाइनल फिर डिसाइड करेंगे किसका सिलेक्शन होता है और किसका सिलेक्शन नहीं होता है। साथियों अक्सर सवाल रहता है कि इसमें जो जिन कैंडिडेट्स के पास में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है क्रिमिनोलॉजी में, कोई के पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, या फिर किसी ने भी कोई भी डिग्री ली है जिसके अंदर उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे एक सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया था या जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है, उन सबको सिर्फ वेटेज दिया जाएगा। कितना वेटेज दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा वेटेज देने का, ये कुछ कहीं पर भी मेंशन नहीं है, सिर्फ उनको वेटेज दिया जाएगा। तो ये कहीं पे भी डिसाइडेड नहीं है कि उनको इतने मार्क्स अवार्ड दिए जाएंगे या फिर इतने मार्क्स उनको छूट मिलेगी। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में और ख़त्म करते हुए थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरपीएससी है
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वो ऐसे कैंडिडेट्स को रिकमेंड नहीं करेगी, यानी ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं करेगी जो जिन्होंने 36% मार्क्स से कम इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में 36% मार्क्स से कम और 45% मार्क्स टोटल, यानी 450 मार्क्स में से 45% से कम अगर कोई लाता है उसको, और 50 मार्क्स यानी इंटरव्यू के अंदर 50 मार्क्स जो है उन उन 50 नंबर्स में से 36% मार्क्स से कम जिसके आते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को जो है वो आरपीएससी आगे रिकमेंड नहीं करेगी। ठीक है, इसमें एक स्पेशल मेंशन और किया है इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बैकवर्ड क्लास से हैं, मोर बैकवर्ड क्लास से हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनसे हैं, और वो इस तरीके से जो इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो अगर क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर, मतलब क्राइटेरिया अटेंड नहीं कर पाते हैं अगर, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को, अगर कैंडिडेट 30% मार्क्स सिक्योर कर लेता है, ठीक है, इंटरव्यू में, और 40% मार्क्स टोटल में अगर सिक्योर कर लेता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को आरपीएससी जो है वो रिकमेंड कर सकती है, जरूरी नहीं कि करेगी ही, कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज का स्पेशल तौर से ध्यान रखें आप। साथियों, ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। साथियों, मुझे पता है इसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, और अगर पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको अच्छे से बताना चालू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको किस चीज़ में डाउट है, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करूँगा। और साथ में अभी इसमें जो भी चीज़ें मैंने अभी मेंशन नहीं करी है, काफ़ी ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने अभी इसके अंदर वीडियो में मेंशन नहीं करे हैं, तो उन सभी की अलग से वीडियो आपके सामने दे दी जाएगी। तो साथियों, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।